हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी रसायन विज्ञान की व्याख्याता, केमिस्ट्री लेक्चरर। ठीक है, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मैंने आपको 11th के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है। इसमें थोड़ा भागेंगे, थोड़ा फास्ट है ना, इतना भी फास्ट है कि आपको समझ में नहीं आए, बट थोड़ा सा तेज चलेंगे। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे नीट के अकॉर्डिंग, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रोज एक वीडियो में एक छोटा वीडियो बनाऊंगी, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, लेकिन एक टॉपिक सिखा दूंगी कि आज हमने ये चीज़ सीख ली है, इसके जाके क्वेश्चन आंसर कर लो। ठीक है, और ऐप में इसका डीपीपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट हो जाएगा, टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, है ना। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलती हूँ नहीं पढ़ाती हूँ मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। तो बच्चे देखो सबसे पहले अगर मैं सीधा मोल पे नहीं जाऊँ, है ना, चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। तो मोल पढ़ने से पहले हम पढ़े कि भाई मैटर क्या है ना। मैटर मतलब पदार्थ कह दो, द्रव्य कह दो। ठीक है, अब आपको लगे मैटर क्यों ही पढ़ा रहे हो, तो बस मैटर से शुरू करके मोल तक पहुंचने का रास्ता है। देखो मैटर क्या है, तो हम कहेंगे मैटर मतलब हमारे आसपास, हमारे वातावरण में ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। तो मैं कह दूँ मैटर मतलब आप कह दो एनीथिंग, कुछ भी, है ना। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्थान घेरता है। ठीक है भाई, स्थान घेरता है। ठीक है, फिर उसका कुछ ना कुछ वेट तो होना चाहिए, वजन तो होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ मैटर है, कोई भी चीज़ होगी तो उसका हल्का होगा, भारी होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे उसका द्रव्यमान तो होगा। तो हम कहेंगे हाँ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है ना। और तो जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे हवा भी मैटर है, वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन फील तो कर सकते हैं, है ना। तो जिसको फील किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जिसको फील किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ को हम मैटर कहेंगे। ठीक है, मैटर इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चा क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड तक पहुँचने के लिए ये रास्ता है, सीधा परमाणु अणु नहीं जाएंगे, है ना। तो भाई कोई भी चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। अब तुम कहोगे कि भाई है ना पदार्थ क्या है, या तो ठोस है, या द्रव है, या गैस है, तो वो तुम उसका भौतिक वर्गीकरण देते हो, है ना। अगर मैं कहूँ पदार्थ का वर्गीकरण करो तो तुम कहोगे भाई पदार्थ या तो ठोस होता है, या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या वो गैस होता है। तो मैं कह रही हूँ कि ये आप उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण दे रहे हो, रासायनिक वर्गीकरण दे हो। तो तुम कहोगे पदार्थ कोई भी है, या तो शुद्ध है या मिश्रण है भाई, या तो शुद्ध डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है, या फिर तुम कहोगे सॉल्टी वाटर है, या शुगर वाला वाटर है। तो जब तुम कुछ मिला लेते हो, दो चीज़ों को मिलाते हो तो मिश्रण बनता है। और प्योर शुद्ध जल कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है मतलब वो शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ में कहूँ शुद्ध सोना, तो बेटा सोना तो एक एलिमेंट हो गया, तो वो तत्व है। लेकिन शुद्ध जल, शुद्ध शुगर, शर्करा, है ना, तो वो क्या है, वो यौगिक है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, हमारे पास शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ को, प्योर सब्सटेंस को दो में डिवाइड कर सकते हैं। तत्व, तत्व मतलब समझे ना भाई, सोना चांदी ये सब क्या है, ये तत्व है ना। कार्बन भी है, फास्फोरस भी है। ठीक है, और यौगिक, यौगिक मतलब शुगर है, ग्लूकोज है ना। तो मैं लिख देती हूँ भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, है ना, या क्या शुगर लिख देती हूँ C12H22O11। क्लियर। और मिश्रण, तो मिश्रण में आपने दो चीजें मिक्स की, अब वो दोनों मिक्स होके एक हो गई, जैसे नमक और पानी दोनों मिक्स होके एक हो गए, तो वो समांगी मिश्रण है। लेकिन जल में तेल मिला दिया तो वो मिश्रण तो है, लेकिन वो काम का नहीं है। काम का इन द सेंस वो विषमांगी है ना। जैसे धुआं है तो धुआं विषमांगी है। धुएं में क्या है, तो मैं कहूँगी कार्बन के कण हवा में, कार्बन के कण हवा में, तो बेटा कार्बन यानी ठोस, कार्बन यानी सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर, हवा में, तो ठोस वायु में है, ठोस गैस में है, वो विषमांगी मिश्रण है ना। और नमक का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन, वो क्या है, वो समांगी मिश्रण है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है देखो मैटर का, भौतिक, रासायनिक, ठोस, द्रव, गैस, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, मिश्रण में समांगी और विषमांगी। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम कहेंगे हाँ चलो ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हैं,
अब हम बात करो अणु, परमाणु और परमाणविकता। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं परमाणु की बात करूं, परमाणु यानी एटम, है ना, परमाणु यानी एटम। तो देखो क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो कहेगा परमाणुकता निकालो, तो परमाणु पता होना चाहिए, है ना। अणु, कितने अणु होंगे इस मोल, एक मोल में कितने अणु होंगे, तो फिर अणु बताओ, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो देखो, परमाणु मतलब तत्व का सबसे छोटा भाग, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग, ठीक है। तो हम कहेंगे तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेगा। और तुम कहोगे ऐसा कैसे होगा, मैं तो है ना हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराता हूँ, जल बनता है। तो मैडम हाइड्रोजन तो अणु है, ऑक्सीजन तो अणु है, लेकिन हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से नहीं टकराता है। पहले हाइड्रोजन टूटता है, H और H, ऑक्सीजन टूटता है, O और O, फिर HOH का कॉम्बिनेशन बनता है। तो किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है भाई, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम तत्व का एटम बोलेंगे उसको हम, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं कहूँगी, देखो अगर तुमने बेटा H लिखा है तो वो परमाणु है, अगर तुमने Cl लिखा है तो वो परमाणु है, अगर तुमने O लिखा है, N लिखा है ना, कार्बन लिखा है, तो ये सब परमाणु है। आई बात समझ में। अब मैं कहूँ अणु, तो अणु क्या, तो अणु में एग्जाम्पल आएगा H2, H तो परमाणु है, अणु क्या है, H2, Cl2, O2, N2, ये सब क्या है, अणु है। आई बात समझ में, है ना, ये गैस लेकिन ये अणु है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 है, O नहीं है। नाइट्रोजन सिलेंडर लाओ तो N2 है, N नहीं है, है ना। तो अणु क्या है बेटा, तो तुम बोलोगे तत्व का वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो फ्रीली रह सकता है। परमाणु तो नहीं रह सकता था, अक्रिय गैसों को छोड़ दे, उसकी तो बात ही अलग है ना। तो ये तो मुक्त अवस्था में रह नहीं सकते थे, है ना। अच्छा, AR वाले क्वेश्चन आ जाए, असर्शन रीजन, तत्व का वह सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। सही की गलत, तो सही तो है, लेकिन अक्रिय गैस पे नहीं अप्लाई होगा। जैसे अक्रिय गैस हीलियम, तो He है ना, He2 तो होता नहीं, तो परमाणु ही है, लेकिन रह सकती है ना। तो हम कहेंगे हाँ अक्रिय गैसों पे नहीं, बाकी तो है। तो थोड़ा नॉलेज पक्का रखना, तगड़ा रखना, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं चारों ऑप्शन ही सही होते हैं, फिर गलत निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम ये नॉलेज बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अणु तत्व का वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है भाई। तो हम कहेंगे ओके भाई, अगर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो अणु है, उदाहरण तो है। अब परमाणुकता क्या है, तो बेटा एक अणु में परमाणुओं की संख्या, है ना। अगर मैं कहूं परमाणुकता बताओ, एटोमिसिटी बताओ, परमाणुकता बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, अणु में परमाणुओं की संख्या, अणु में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अणु में परमाणुओं की संख्या, एटोमिसिटी, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे O2, मैं यहाँ लिख देती हूँ अणु, यहाँ लिख देती हूँ परमाणुकता, है ना, परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी, परमाणुकता यानी एटोमिसिटी, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन, तो यहाँ कितने परमाणु हैं, 2, तो परमाणुकता 2। अगर मैं कहूँ O2, तो O2 तो अणु है, परमाणु कितने, O और O, तो तुम कहोगे O2 में परमाणु 2। अब मैं कहूँ नहीं ओजोन, तो बच्चे ओजोन O3 3 ऑक्सीजन, तो परमाणु कितने, 3 हुए ना, तो तुम कहोगे परमाणुकता 3 है। आई बात समझ में। तो परमाणु गिनना आना चाहिए एटोमिसिटी के लिए। अब मैं सिंपल ये, तो बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए थी, आती होंगी, है ना। और अब देखो
क्या नया है हमारे पास? अब देखो AMU, U और एक्चुअल मास मतलब वास्तविक मास। तो देखो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बेटा? एटॉमिक मास यूनिट, इंग्लिश में याद रखना है इसको, एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी बता देती हूँ, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मतलब परमाणु, मास यानी द्रव्यमान, यूनिट यानी इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है। और U क्या है? तो U है यूनिफाइड मास। ठीक है। तो AMU और U एक ही, पहले AMU लिखते हैं, है ना, AMU को आजकल U लिखते हैं। पहले हम पूरा लिखते थे कार्बन का भार, तो हम कहते थे 12 AMU, है ना। आजकल U लिखते हैं या U से दर्शाते हैं। तो पहले तो ये कंफ्यूजन हटा दो, यार AMU और U में क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं, जो AMU है वही U है। पहले AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, सबसे छोटा भार, सबसे छोटा, है ना। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन, तो तुम कहोगे भाई एक U है मैडम। हीलियम, तो तुम कहो एक U मतलब एक परमाणु का भार, है ना, ये ध्यान रखना। U मतलब एक परमाणु का भार, एक परमाणु जो दिखता भी नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी, जो दिखता भी नहीं है उस परमाणु का भार U। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार एक U है। हीलियम 4 U, है ना। कार्बन तो तुम कहोगे 12 U। ठीक है। ऑक्सीजन बोलो 16 U। नाइट्रोजन 14 U, है ना। सिल्वर 108 U। समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात? ठीक है। ये एक परमाणु का भार है, एक एटम जो दिखता भी नहीं है। तो लग रही मैडम कार्बन तो 12 ग्राम होता है ना, 12 ग्राम एक मोल का मास होता है, और 12 U सिर्फ एक परमाणु का भार होता है। ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं? तो देखो, इस पे क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, इस पे क्वेश्चंस है तुम्हारे पास। कैसे? देखो, मान लो मैं तुम्हें कहूं, है ना, 52 U हीलियम में कितने परमाणु हैं? ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास NCERT वाले, कितने परमाणु हैं? समझे मेरी बात? 52 U हीलियम, है ना। U मतलब यूनिफाइड है, तो मैं कहूँगी एक हीलियम में 4 होते हैं भाई। एक हीलियम का भार कितना होता है? 4 होता है ना। तो हीलियम परमाणु गिनो, तो भाई एक हीलियम का 4 होता है, 52/4, तो 13 आ जाएगा। 52 हीलियम मतलब 13 परमाणु है। क्या बेटा? 52 हीलियम मतलब कितना है? 13 परमाणु है ना। अगर मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा करो, 160 U ऑक्सीजन, 160 U ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 160 U ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? अब परमाणु पूछ रहा है तो मैं O लूंगी, O2 मत ले लेना, है ना, क्योंकि बहुत बार लगता है कि मुझे क्या पता O2 लेना है, O लेना है, पूछ ही परमाणु हो रहा है ना। और वैसे तो अवेलेबल तो नेचर में क्या है? O2 ही होती है, O नहीं होता है। लेकिन इसमें परमाणु की संख्या तो पूछा, तो मेरे को एक परमाणु का तो पता ही है ना। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है? 16 U। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है? 16 U, है ना। तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स ही तो फाइंड करने। क्या बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ही तो फाइंड करने। तो मैं कहूँगी भाई एक का तो मुझे पता है ना भाई, एक चॉकलेट की रेट मुझे पता है 10 रुपये है। और अगर 100 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी? तो मैं 100/10 कर दूंगी, 10 चॉकलेट आ जाएंगी, है ना। तो मुझे एक ऑक्सीजन का भार तो पता है 16 है। अब तुम 160 भार लिया है कि भाई मेरे पास तो टोटल वजन जो है वो 160 है। ठीक है, मुझे एक का वजन पता है ना। तो मैं कह दूंगी भाई 10 परमाणु होंगे। बोलो, समझे क्या मेरी बात? 10 परमाणु होंगे। आई बात समझ में? ये है ना। अब अगर कहीं पूछे कि भाई 12 U कार्बन, है ना, इसका मतलब 12 U कार्बन मतलब एक कार्बन परमाणु का भार, एक कार्बन परमाणु का भार 12 U है। C एक कार्बन एटम, समझे, एक कार्बन एटम का वजन जो है, परमाणु का भार, वो 12 U है। क्लियर? लेकिन हो गई नहीं, ये क्या बात है? 12 ग्राम कार्बन, तो बेटा 12 ग्राम कार्बन मतलब एक कार्बन परमाणु का भार नहीं है, एक मोल परमाणुओं का भार,
12 ग्राम एक कार्बन का भार नहीं है, एक मोल परमाणुओं का भार है ना, मतलब Na परमाणुओं का भार, क्योंकि एक मोल में कितनी संख्याएं होती है, एक मोल में कितनी संख्या होती है, Na है ना। Na कार्बन परमाणुओं का भार, Na कार्बन परमाणुओं का भार वो कितना है, 12 ग्राम है। आई बात समझ में। तो 12U एक एटम जो दिखता ही नहीं है ना, जिसको आप कह रहे हो तो दिखता ही नहीं, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चलो वही मान लेते हैं, लेकिन 12 ग्राम तो अच्छा खासा वजन है, तो एक एटम का नहीं है भाई, उसमें तो 10 की पावर 23 चल रहे है ना, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 चल रहा है, इतना वजन है, तो 12 ग्राम है। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब अगर कोई कहे कि नहीं वास्तविक द्रव्यमान बताओ, अब आपने यू कह दिया, वास्तविक परमाणु भार या वास्तविक एक्चुअल मास, वास्तविक मास मतलब एक्चुअल मास, एक्चुअल मास को बताओ ना। 12U से आप क्या समझा, मुझे क्या पता है यू, मैं कैसे मापूंगी, मुझे तो ग्राम, मिलीग्राम, बहुत ही छोटा है तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ऐसे समझ में आता है ना। मुझे एक्चुअल मास चाहिए और वो भी मुझे किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। ठीक है भाई, एक्चुअल मास आपको किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल मास ग्राम्स में चाहिए, मतलब यू का रिश्ता ग्राम से, तो बेटा एक यू में 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होता है। क्लियर, एक यू में 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो मैं तुम्हें कहूँ कार्बन के एक परमाणु का वास्तविक भार बताओ, तो तुमको कार्बन के एक परमाणु का भार तो 12U होता है। अब मैं कहूँ यू क्या है, मैं यू कैसे मापूंगी, मेरे पास कोई मशीन है नहीं यू मापने की, मुझे तो ग्राम में दो, तो 12 इंटू ये कर लेना, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 कर लेना। मतलब कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई एक कार्बन परमाणु का भार, एक कार्बन परमाणु का भार, एक कार्बन परमाणु का भार, तो तुम कहोगे एक का भार तो यू में होता है मैडम, 12U। और मैं कहूँ ये क्या यू लगा रखा है, मैं क्यों पता नहीं, मेरे पास यू की कोई मशीन नहीं है, मैं तो ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम इनमें समझती हूँ, है ना। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है, यू को ग्राम में बदलना है तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 कर दो। क्या आप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, क्या तुम्हें समझ में आ गया वास्तविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, यू मतलब क्या होता है, ग्राम्स मतलब क्या होता है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। देखो छोटा लेक्चर हो, बड़ा लेक्चर हो, कुछ भी हो, बस ये सीखना आज मैं सीख के क्या गया हूँ, मैंने क्या सीखा है, तो मुझे ये पता चल गया यू, क्योंकि पूरा मूल कॉन्सेप्ट आता है, पता ही नहीं यू क्या होता है और है ना एक्चुअल मास क्या होता है, सब है ना। तो थोड़ा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन कुछ सीख के जाओ कि हाँ आज की क्लास में से मैंने ये तो सीख लिया, ऐसे क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा। ठीक है, अब देखो मीथेन के एक अणु का द्रव्यमान, मेरे हिसाब से तुम कर लोगे, अब तो स्मार्ट बच्चे हो, बोलो कर लोगे क्या बेटा, मीथेन के एक अणु का द्रव्यमान, तो मीथेन मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, क्या बेटा, मीथेन मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन का तो 12 होता है, एक हाइड्रोजन का एक 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 16U है। सही है, 16U है, लेकिन मैं तो आपसे वास्तविक पूछ रही हूँ ना, आंसर तो मेरे ग्राम्स में दे रखे, तो मैं कहूँगी ठीक है वास्तविक द्रव्यमान। मैंने तुम्हें यू को ग्राम में निकलना सिखा दिया था, क्या बेटा सिखाया था क्या, 16U इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर क्या बोले -24, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो ना, 16 ग्राम तो होगा नहीं, 10 की पावर 22 ग्राम तो होगा नहीं, है ना, 16 Na नहीं होगा, 16/Na होगा, 16 Na तो होगा नहीं, तो फिर मेरा आंसर तो यही बैठता है, Na तो 10 की पावर 23 है था, तो बैठेगा नहीं, तो फिर मेरा आंसर क्या बैठेगा, ये बैठेगा 2.66 इंटू 10 की पावर -23। आपको लगा यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, तो कोई बात नहीं, है ना, यहाँ 24 है तो इसको 1.6 कर लो, 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो 2.66 आ जाएगा, चेक कर लो भले, 16 इंटू 16 करके देख लो, है ना, 256 है, अराउंड लगभग समान है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, औसत परमाणु भार, वास्तविक द्रव्यमान समझ में आ गया, एक्चुअल मास समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, है ना।
अब औसत परमाणु भार, अब देखो औसत क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, तो देखो होता क्या है, प्रकृति में कोई भी तत्व क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ नेचर में कार्बन है, कार्बन 12 ही है, तो तुम कहोगे नहीं कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, ऑक्सीजन क्या 16 ही है, तुम कहोगे नहीं मैडम ऑक्सीजन 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि नेचर में कोई भी तत्व है ना किस रूप में होता है, भिन्न भिन्न, या कोई भी तत्व समस्थानिक के रूप में पाया जाता है ना, जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कोई भी तत्व जो है वो आइसोटोप्स समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे तो मैं कहूँगी देखो जैसे कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, जैसे तो भाई जैसे ऑक्सीजन 16 भी है, ऑक्सीजन 17 भी है और ऑक्सीजन 18 भी है, अलग अलग रूपों में। अब क्या करें, तो अब हम कैसे, तुम्हें कैसे पता, मैंने कार्बन का 12 ले लिया तो 12 ही है, मैंने हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, तुम कहोगे ना मैडम प्रोटियम भी होता है, क्या तुम नहीं बोलोगे मैडम प्रोटियम भी होता है, ड्यूटीरियम भी होता है, ट्रिटियम भी होता है, आपने तो हमें हाइड्रोजन का 12 एक बता दिया। तो मैं कहूँगी ऐसा है ना, एक से ज़्यादा ना तो फिर एवरेज ले लो, और तो क्या। तो हम औसत परमाणु भार की धारणा लेके आए हैं। क्या बच्चे, हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु भार की। ठीक है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, अब इनमें ज़्यादा कौन है कम कौन है, परसेंटेज वैसे ले लेते हैं, है ना। तो हम फॉर्मूला लेके आए हैं m1x1 प्लस m2x2, और एक से ज़्यादा है तो ऐड कर दो ना m3x3 m4x4 अपॉन x1 प्लस x2। यहाँ पे बेटा m जो है ना वो तो है मास, द्रव्यमान, है ना, और x क्या है, तो x है परसेंटेज या अनुपात, या तो प्रतिशत बोलो या अनुपात बोलो। ठीक है, तो देखो m1x1 मतलब कार्बन 12 N2 उसका परसेंटेज, प्लस m2x2 तो कार्बन 14 N2 उसका परसेंटेज, परसेंटेज नहीं है तो रेशियो हो, चल जाएगा। तो एवरेज निकाल के हम चलते हैं कि भाई एवरेज इतना है, मतलब हम ये परमाणु भार मानेंगे। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आपके पास एक क्वेश्चन फॉर्म है, देखो प्रकृति में क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है। ठीक है भाई, प्रकृति में क्लोरीन 35 भी है, प्रकृति में क्लोरीन 37 भी है। ओके, इनका रेशियो 3:1 है ना। तो देखो मैं m1 तो ले लेती हूँ बेटा 35, m1 मैंने ले लिया 35 और m2 मैंने ले लिया 37। ठीक है, m1 35 m2 37। x1 बोलो तो भाई ये तो भार है 3, ये भार है 1। ठीक है, औसत परमाणु भार निकाल दो। औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु भार, तो मैंने क्या पढ़ाया था, m1x1 ये लो 35 × 3 प्लस m2x2 37 × 1। ठीक है, तो 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1, है ना। और सॉल्व करोगे तो ये 35.5 आएगा। सॉल्व करने से कितना आएगा, 35.5, है ना। U मतलब एक एटम का, अब तुम्हें पता है ग्राम लिख दूं तो तुमको अच्छा ग्राम मतलब 1 मोल का, लेकिन U लिख दूं तो एक क्लोरीन एटम तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है ना, उसका मास है 35.5 ही, समझे। तो पॉइंटों में गया, बहुत बदल गया ना, कार्बन का तो 12 है, हाइड्रोजन का तो 1 है, इसका इतना है, इसका पॉइंटों में क्यों लिया है, तो ये पॉइंट्स में फंस गया। कार्बन पॉइंट में क्यों नहीं फंसा, क्योंकि कार्बन 12 प्रकृति में 99% से भी ज़्यादा है, 99.1 99.2 है, तो उसका भी ऐसा आता है 12.00 या 12.011, तो 12.0 आ गया, फिर 1 नहीं आ रहा है तो हम उसको 12 ही लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 35.5 है, तो 5 को तो इग्नोर नहीं कर सकते, 4 होता तो थोड़ा बहुत सोचते, 5 तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए Cl हमेशा 35.5 ही लेते हैं। क्लियर हुआ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्लोरीन 35.5 क्यों ले, है ना। परमाणु भार होल नंबर क्यों नहीं है, पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि परमाणु भार में तो मेन हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो जोड़ते हैं, तो वो सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी जोड़ते हो, लेकिन एवरेज लेना पड़ रहा है ना। क्लोरीन 35 में प्रोटॉन अलग है, ठीक है ना, 35 - 17 कर दो कितना हुआ, 18 हो गए, और क्लोरीन 37 में प्रोटॉन जो है वो 20 हो गए। अब 20 न्यूट्रॉन और कितने 17 बताए थे, उनका एवरेज ले लो, तो फिर ये ऐसे फंसेगा।
समझे मेरी बात? क्लियर कि नहीं समझे? थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छे लगते हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो बच्चों, शेयर कर दिया करो। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है ना। इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, ठीक है भाई, इंसुलिन में 3.4% सल्फर है। इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार है। अब देखो इंसुलिन क्या है मुझे नहीं पता, इतना बड़ा कोई फॉर्मूला होगा, इंसुलिन होगा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि चलो भाई, एक तो तुम कह रहे हो इंसुलिन, है ना, मैंने लिख दिया इंसुलिन, है ना, ठीक है ना। डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, इंसुलिन है और सल्फर है ना। अब 3.4% सल्फर है, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। पूछा किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में पूछा है ना, तो जो मुझे पता है वो मेरे पास रहेगा, जो मुझे पता नहीं है वो मुझसे दूर रहेगा। ऐसे जो मुझे पता है वो मेरी साइड रहेगा, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है वो मुझसे दूर रहेगा, ठीक है। तो 3.4% सल्फर है, मतलब सल्फर अगर 3.4 ग्राम है तो परसेंट मतलब पूरा तो 100 है। 3.4 मेरे पास है तो पूरा तो 100 है ना। भाई उसके पास जो भी चीज़ है मान लो, तो उसका 10% तो मेरे पास है, तो 10 ग्राम तो मेरा है, पूरी चीज़ तो 100 है ना, पूरा तो इंसुलिन है ना। 90 नहीं लिखूंगी, इंसुलिन तो पूरा है ना, इंसुलिन के अंदर सल्फर है तो पूरा तो 100 हुआ। अब कम से कम एक सल्फर एटम तो होगा, एस तो होगा कम से कम, तो बेटा एस होगा तो 32 तो होगा, है ना। और एक मोल की बात करूँ क्योंकि अणुभार ही पूछ रहे हो, तो 32 ग्राम ले लेती हूँ। 32 ग्राम मतलब इसके एक परमाणु का या एक मोल का भार है, यू लेंगे तो फिर यूनिफाइड आएगा। तो मैं कहूँगी ठीक है ये 32 ग्राम ले लो, तो फिर ये कितना होगा, तो इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो देखो 3.4x है ना, और उसको ले लो उधर तो 3200। यूनिटरी मेथड है ना, ये इतना है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये कितना होगा, तो जो नहीं पता उसको x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो बेटा 3.4x इक्वल्स टू 3200, तो x कितना हुआ, तो मैं कहूँगी भाई 3200 अपॉन 3.4, ठीक है। ये तो देखो 32-34 अगर बराबर भी ले लो तो 1000 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए, है ना। अब 1000 से थोड़ा कम आना चाहिए, तो यार ये सब में फंसा दिया इसने, तो फिर ये तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 32,000 अपॉन 34 सॉल्व करो, तो मैं तुम्हें आंसर लिख के देती हूँ, ये 941.76। बाकी तुम चेक तो कर ही लोगे, इतने समझदार तो हो। बोलो ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हो मोल कॉन्सेप्ट में, है ना। तो देखो पहले लेक्चर में तुमने सीखा यू क्या होता है, एएमयू क्या होता है, ग्राम्स क्या होता है, ग्राम परमाणु भार क्या होता है ना, यू को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। हीमोग्लोबिन वाला भी ऐसा क्वेश्चन है ना। और देखो कैफीन ले लिया, कैफीन का अणुभार 194 है और भार के अनुसार इसमें 28.9% नाइट्रोजन है, ठीक है। इसे सभी दे दिया, कैफीन का अणुभार भी दे दिया, नाइट्रोजन भी दे दिया, एक अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी। अब देखो नाइट्रोजन का भार बताओ, नाइट्रोजन का भार, N का भार, है ना। तुम्हें पूरे कैफीन का वेट तो पता है ना, पूरा कैफीन कितना है, तो तुम कह रहे हो 194, और इसका 28.9% तो नाइट्रोजन है, तो मैं 194 का 28.9% निकाल दूं, है ना। भाई ये चीज़ है 1000, है ना, और इसका 10% जो है ना वो तो सल्फर है, तो 1000 का 10% निकाल दूंगी, 1000 इंटू 10/100, है ना, तो 100 आ जाएगा, वो सल्फर का वेट हो जाएगा। तो कैफीन कितना है 194, इसका 28.9% नाइट्रोजन है, तो इसका 28.9% निकाल दो, ठीक है। तो मैं कहूँगी चलो भाई ये आ गया मेरे पास, कितना आया, तो 194 को 289 से मल्टीप्लाई कर लें क्या, 194 डिवाइड बाय 194, हाँ चलो कर ही लेते हैं, शॉर्टकट बता भी दूंगी तुम्हें, लेकिन चलो कर ही लेते एक बार। 194 मल्टीप्लाई विथ क्या करूँ 289, ठीक है, 56066 डिवाइड बाय 1000 है, तो ये 56 पॉइंट, ठीक है। अब इसके कैफीन के एक अणु में नाइट्रोजन कितने होंगे, तो एक नाइट्रोजन तो 14 यू होता है, इतना तो मुझे पता है। एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14 यू होता है, अगर मैं इसको यू ले लेती हूँ तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है। नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन एटम्स की संख्या, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, बोलो कितना, 56 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 दूना 28 और 28 का डबल 56 होता है, हाँ 60 में से 4 कम कर दो,
ठीक है, तो मैं कहूँगी लगभग, पॉइंट ए लिया नहीं मैंने, तो 4 एटम्स तो होंगे, तो 4 एटम होंगे तो आंसर है मेरे पास। बोलो फंसे थे क्या ऐसे क्वेश्चन में? कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल कर रहे हो तो यहाँ फंसे होगे, ये मूल कॉन्सेप्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आता है। क्लियर, बन गया क्वेश्चन? ठीक है, और देखो और क्या है हमारे पास। देखो एक जाइंट वृत्ताकार के अणु में धातु का 0.25% है और धातु का परमाणु भार भी 59 है। इसके एक अणु में धातु का एक परमाणु तो है ही, अब न्यूनतम अणु भार बताओ। अब एक पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन है तो आयरन तो हो गई, है ना, और कितना है तो 0.25% तो है। तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ धातु और यहाँ लिख देती हूँ वृत्त अणु, जो मुझे पता है वो इधर, जो मुझे नहीं पता है वो उधर। ठीक है, धातु और वृत्त अणु। अब तुम कह रहे हो कि ना धातु 0.25% है, मतलब 0.25 ग्राम तो धातु है ही सही, और अगर ये 0.25 ग्राम है तो ये पूरा तो 100 है। ठीक है, अब ये कह रहा है धातु का परमाणु भार 59 है और इस पूरे में कम से कम एक धातु परमाणु तो है, मतलब 59 ग्राम तो इसके अंदर है ही सही, 59 ग्राम तो इसमें है ही सही, ये बता दो। तो जो पूछा है उसको x मान लो, समझे। एक बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक मेटल है और मेटल का 0.25% है, मतलब अगर मेटल 0.25 है तो पूरा जाइंट मॉलिक्यूल 100 तो है ही सही। अब ये कह रहा है जाइंट मॉलिक्यूल में कम से कम एक मेटल एटम है और एक मेटल एटम का भार बता दो। जैसे पिछली बार एक सल्फर तो हो गई, मैंने माना था, तो 32 तो मैंने कहा हो गई, तो 59 तो हो गई, तो ये 59 होगा तो इसको बता दो। तो बस बेटा x निकाल लो, क्यों परेशान हो। तो मैं ठीक है 0.25x इक्वल्स टू 59 इंटू 100। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ 59 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.25, उड़ा दो, 25 इंटू 400 होता है 59 का 4 गुना, तो 60 का 4 गुना कितना होता है 240 होता है। 240 में से 4 कम कर दो, 236 डबल 0, ये रहा 236 डबल 0 बैठ जाएगा ना। देखो इसको मैं 60 मान लूँ तो 60 इंटू 4 कितना होता है, 60 इंटू 4 कितना होता है 6 चौक 24, 240 होता है, तो 240 डबल 0, लेकिन ये तो 59 है, तो 4 बार एक एक घटाओ, तो 240 में से एक 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 4 बार कम करो तो 236 हो गया ना, तो ये हो गया 236 डबल 0। क्लियर है? ठीक है, तो बोलो कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, है ना। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन नेक्स्ट ऑन पे लेंगी। बोलो समझ में आया, एक पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके पास आ गया यूट्यूब के अंदर, आपके पास ऐप में भी सेम वीडियो अवेलेबल है ना। लेकिन अब इस वीडियो पे आपने जो सीखा है इससे रिलेटेड मैं आपको एक डीपीपी दूंगी, है ना। वो डीपीपी आपको करनी है और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ये वीडियो सीखा है तो भी हाँ, इसमें मैंने ये सीख लिया, परसेंटेज वाला मामला सारा सीख लिया, UAMU वाले कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो ठीक है। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके पास है जो आपके पास ऐप में रहेंगे, वो आप उसको सॉल्व करोगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहीं मिलेगा, है ना। तो वो आपको करना है ताकि आपका ये लेक्चर देखना पढ़ना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। चल देन टेक केयर। अच्छा, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है ना, तो कम से कम आपके टेस्ट तैयार होते रहेंगे, आपका जो भी कंपटीशन है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, लेट हो रही हूँ आज मैं। गुड बाय नहीं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग।